U92 हिंदी एयर का संप्रदाय जीवन शुरू हो गया था। हर दिन उसका भोजन और दैनिक दिनचर्या मोहुआ के साथ ही बीतती थी, सिवाय कक्षाओं में भाग लेने के। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अभी अभी क्यूई शोधन शुरू किया था। उसे धीरे धीरे अपने मेरिडियन को पोषित करने और अपनी नींव को मजबूत करने की आवश्यकता थी। ऐसी मूलभूत सुदृढ़ीकरण विधियां महंगी थीं और इनके लिए भारी मात्रा में स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक निधियों और बहुमूल्य आध्यात्मिक द्रव्यों की आवश्यकता होती थी। विशिष्ट विधियां व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न होती थीं और प्रत्येक कुलीन परिवार की अपनी अलग अलग विरासत विधियां होती थीं जिन्हें ताइक्सुगेट नहीं सिखाता था। इसलिए जब मोहुआ ताओ शिक्षण मंडप में पाठ के लिए गई तो यूएर शिष्य निवास में अकेली रही, अपनी नींव को मजबूत किया, साधना की, गृहकार्य किया और फिर ताओ साधना सिद्धांत पर वैनरेन वेई के संकेतों से सीखा। जब मोहुआ ने अपनी कक्षाएं समाप्त की तो वह शिष्य के निवास पर लौट आया। यूएर एक छोटा कटोरा पकड़े हुए मोहुआ के बगल में बैठी थी और साथ में खाना खा रही थी। अन्य शिष्य छोटे यूएर को देखकर चौंक गए। एक छोटे लेकिन अति सुंदर ताइक्सुगेट ताओवादी वस्त्र पहने हुए वह ताइक्सुगेट की एक शिष्या की तरह लग रही थी, लेकिन वह बहुत छोटी थी और संभवतः शिष्या नहीं हो सकती थी। चेंगमो ने मोहुआ से पूछा, मोहुआ, ये छोटा बच्चा कौन है? यूएर दुखी था और उसने बचकानी आवाज में कहा, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं, मैं शांगगुआनयू हूं। शांगगुआनयू, चेंगमो ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, शांगगुआन परिवार से। लेकिन यूएर ने उसकी बात अनसुनी कर दी, मोहुआ से सीखते हुए अपना सिर झुका लिया और अपने मुंह में चावल डालने लगी। असहाय चेंगमो को पता था कि वह एक छोटे बच्चे से नाराज नहीं हो सकता और उसने मोहुआ से फिर पूछा, आपका छोटा भाई? मोहुआ ने यूएर के सिर पर थपथपाया और कहा, कुछ। चेंगमो ने मोहुआ और यूएर को बारी बारी से देखा और बुदबुदाया, वे कुछ हद तक एक जैसे दिखते हैं। शांगगुआन परिवार से, एक अन्य शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, फुसफुसाते हुए, मोहुआ, क्या आपके पास शांगगुआन परिवार का वंश है? मोहुआ ने अपना सिर हिलाया, नहीं। चेंगमो ने शिष्य को धीरे से डांटा, बेवकूफ, तुम ऐसी बातें कैसे उगल सकते हो? जाहिर है इसे राज ही रखना चाहिए। अगर तुम मुझसे पूछो तो मोहुआ जरूर शांगगुआन परिवार की नाजायज संतान होगी जिसे दुनिया में फेंक दिया गया है। मोहुआ भी नाखुश होकर बोली, यदि आपके पास समय है तो आप होमवर्क पर अधिक समय दे सकते हैं, फॉर्मेशन पर अधिक अभ्यास कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको अपने सीमित समय का उपयोग यहाँ गपशप करने के बजाय बागुआ फॉर्मेशन विधि का अध्ययन करने में करना चाहिए। फॉर्मेशन का जिक्र सुनते ही चेंगमो को सिरदर्द होने लगा और वह तुरंत अजीब तरह से हंसने लगा। मत करो जूनियर भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मोहुआ को एक ही वाक्य में बड़े और मजबूत आदमी को उसकी जगह पर खड़ा करते देख यूएर की आंखें प्रशंसा से चमक उठीं। ऐसा लगता है कि भाई मो ताइक्सुगेट में काफी शक्तिशाली है। ताइक्सुगेट में सभी अजनबियों के साथ शुरू में थोड़ी असहज महसूस करने वाली यूएर ने तुरंत अपनी छोटी सी पीठ सीधी कर ली। वह मोहुआ के करीब आकर बैठ गई, शांतिपूर्वक उसका छोटा कटोरा पकड़े हुए और खाना जारी रखा। यूएर तब से शिष्य निवास में बस गया था। वह प्यारी थी, शुद्ध हृदय वाली थी, शुभंकर की तरह थी, बहुत पसंद करने योग्य थी। यूएर मोहुआ के बहुत करीब था और मोहुआ को उनका जूनियर भाई माना जाता था। इस रिश्ते के साथ सभी ने यूएर का भी अच्छा ख्याल रखा। इसके अलावा उसके पीछे एक रक्षक भी था जिसकी उपस्थिति अस्पष्ट थी, लेकिन आचरण असाधारण था। वह पहाड़ की तरह गहरा और स्थिर था तथा स्पष्ट रूप से गहन साधना से युक्त था। इस तरह के अपरंपरागत तरीके से संप्रदाय में शामिल होना, अपने साथ एक गार्ड लाना, ये स्पष्टतः कोई साधारण बच्चा नहीं था। शांगगुआन परिवार से जुड़े कुछ शिष्यों ने अपने बुजुर्गों से पूछताछ की और यूएर की पहचान जानकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने ये भी समझ लिया कि शांगगुआनयू 3 शब्दों का क्या अर्थ है और मोहुआ की और उनकी निगाहें और भी अधिक सार्थक हो गईं। शांगगुआन परिवार ने अगले परिवार प्रमुख के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी को ताइक्सुगेट में भेजा था ताकि वह आपका छोटा अनुयायी बन सके। इससे गहरे संबंध और ठोस समर्थन का संकेत मिलता है। क्या अभी यही कह रहे हो कि तुम्हारी कोई पृष्ठभूमि नहीं है? किसको धोखा दे रहे हो? ये शिष्य मोहुआ के प्रति और भी अधिक विनम्र हो गए। दूसरी ओर मोहुआ कुछ हद तक अनजान था। यूएर के शिष्य निवास में चले जाने के बाद मोहुआ के दिन थोड़े बदल गए, लेकिन कुछ दिनों तक समायोजन करने के बाद वह जल्द ही स्थिर हो गया। दिन में वह अभी भी कक्षाओं में जाते थे, साधना करते थे और अध्ययन करते थे। वह कभी कभी एल्डर मास्टर जून का स्थान लेते थे।
ये कभी कभार होना चाहिए था, लेकिन एल्डर मास्टर जून अधिक आलसी हो गए, अपनी बढ़ती उम्र और घटती ऊर्जा का लाभ उठाते हुए एक निष्क्रिय प्रबंधक बन गए तथा अब फॉर्मेशन पाठ ज्यादातर महुआ द्वारा पढ़ाए जाते थे। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि यह कितना सच था। कक्षाओं के बाद महुआ यदि खाली होती तो यूएर के साथ होमवर्क करती। उन्होंने मंत्रों पर विचार किया और संरचनाओं का अभ्यास किया। यूएर ने गंभीर और ईमानदार होकर अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पर काम किया। दिन में यूएर बेचैन, तनावग्रस्त और बेचैन रहती थी, होमवर्क करने का मन नहीं करता था। शाम को महुआ के साथ ही उसे सुरक्षा का एहसास होता था और वह ज्यादा लगन से पढ़ाई करती थी। आधी रात को यूएर सो गया। महुआ भी सो गया, लेकिन सतर्क रहा, किसी भी राक्षस से रक्षा करता रहा जो अगले दरवाजे पर यूएर को परेशान कर सकता था, जबकि उसकी दिव्य इंद्रिय चेतना के सागर में डूब गई और गठन का अध्ययन जारी रखा। सौभाग्य से किसी भी दानव राक्षस ने यूएर को बिना सोचे समझे परेशान नहीं किया। लेकिन ये भी दुर्भाग्यपूर्ण था क्योंकि महुआ को कुछ प्रावधान देने के लिए दूरदर्शिता के बिना कोई दानव राक्षस नहीं थे। ठीक इसी तरह संप्रदाय का जीवन शांतिपूर्ण और शांत, व्यस्त लेकिन संतुष्टिदायक चलता रहा। बाकी दिनों में महुआ सीनियर सिस्टर मुरोग और अन्य लोगों के साथ इनाम मिशन पर निकल जाती थी। महुआ की मूल योजना थी कि पहले एक मिशन चुना जाए, फिर अंकल गू को मिशन सौंपा जाए, सीनियर सिस्टर मुरोग मिशन स्वीकार करे और खुद भी उसमें शामिल हो जाए। पाप साधकों को पकड़ने के बाद उन्हें विरासत और मेरिट अंक दोनों मिलेंगे। लेकिन यह अभी भी बहुत आदर्शवादी था। वह ताओवादी दरबार में बहुत कम जाते थे, अंकल गू से उनकी मुलाकात भी बहुत कम होती थी और इसलिए वह उनसे मिशन सौंपने में असमर्थ थे। ये योजना शुरू से ही असफल थी। महुआ ने आह भरी। बाद में जब उसे अंकल गू से मिलने का मौका मिला तो वह अन्य तरीकों के बारे में सोच सका। फिलहाल महुआ का ताओवादी दरबार से कोई संबंध नहीं है, इसलिए वह केवल इनाम मिशनों को ही अपने पास ले सकता है। अपने लिए उन्होंने थोड़ा प्रयास किया और जब भी संभव हो ताइक्सु टोकन पर नजर रखी और पहली नजर में संदिग्ध लगने वाले किसी भी कार्य को करने के लिए मुरोग कयुन से तुरंत संपर्क किया। कुछ समय साथ बिताने के बाद महुआ को अप्रत्याशित रूप से पता चला कि ताइक्सु गेट के भीतर सीनियर सिस्टर मुरोग का दर्जा उसके विचार से कहीं अधिक ऊंचा था। उच्च प्रतिष्ठा, अच्छी लोकप्रियता, पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्राकृतिक प्रतिभा और क्षमता के साथ वह वास्तव में अपने साथी शिष्यों के बीच बड़ी बहन थी। इस प्रकार कार्यों को स्वीकार करने की उनकी अनुमति भी बहुत अधिक थी। जो कार्य महुआ लेना चाहता था वह मुरोग कयुन भी ले सकता था। इसके कारण हालांकि वह इनाम स्वीकार करते समय बस प्रवाह के साथ जा रहा था, महुआ अक्सर कुछ पाप साधकों को पकड़ने और कुछ मंत्रों को जब्त करने में कामयाब रहा। और मुरोग कयुन को धीरे धीरे इस छोटे जूनियर भाई महुआ की आदत हो गई और वह उसके साथ काम करने लगा। चूंकि उसने जिम्मेदारियां ली थीं, इसलिए वह हर मिशन पर महुआ के साथ रहती थी। इसलिए वह उसके बारे में सबसे ज्यादा जानती थी। यद्यपि महुआ का भौतिक शरीर कमजोर था और उसकी आध्यात्मिक शक्ति अल्प थी, फिर भी उसकी व्यक्तिगत युद्ध क्षमता तुलनात्मक रूप से कमजोर थी। लेकिन इसके अलावा वह छिपने में कुशल था, उसकी चाल ढाल की तकनीक उत्कृष्ट थी और वह अपनी रक्षा कर सकता था। निगरानी, जांच, ट्रैकिंग, जाल बिछाना, घात का समन्वय, मंत्र नियंत्रण, वह इन सब में निपुण था। वह विशेष रूप से संरचनाओं में अच्छे थे, सभी प्रकार की विचित्र, मुश्किल और यहाँ तक कि कुछ अनसुनी संरचनाओं को भी समझते थे। अपनी थोड़ी सी आक्रामक शक्ति की कमी के अलावा वह व्यावहारिक रूप से एक फॉर्मेशन खजाना, एक बहुमुखी जूनियर भाई था। हर बार जब वह महुआ को किसी काम पर ले जाती थी तो वह बहुत चिंतामुक्त होता था। लेकिन उसके दिल में एक अफसोस था, जो था 5 तत्वों का प्रवर्धन। मुरोग कयुन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन वह उस संरचना की वृद्धि की भावना को नहीं भूल सकी जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई थी। वह एक बार फिर से 5 तत्वों के संवर्धन के तहत मंत्रों की शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि की भावना का अनुभव करना चाहती थी, जो सभी तरफ बड़े पैमाने पर विनाश करने में सक्षम थी। दुर्भाग्यवश उसके बाद कोई और अवसर नहीं मिला। जिन विरोधियों से निपटा जा सकता था, उन्हें जीतने के लिए पंचतत्व मंत्र के प्रवर्धन की आवश्यकता नहीं थी। और जिन विरोधियों को आप हरा नहीं सकते थे, उनके साथ जबरदस्ती न करना ही सबसे अच्छा विकल्प था। महुआ की निगरानी, घात, घेराव और नियंत्रण की रणनीतियां अपनाने के बाद मूल रूप से बराबरी पर रहे प्रतिद्वंद्वी काफी कमजोर हो गए। इसी प्रकार उन्हें मंत्र विस्तार की भी आवश्यकता नहीं थी और उन्हें मौत तक की लड़ाई का फैसला करने के लिए बहुत अधिक उच्च कौशल खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी।
जब तक कि उनका सामना किसी सच्चे शक्तिशाली शत्रु से न हो या जीवन मरण के संघर्ष से न हो जहां उनके पास पूरी ताकत झोंकने के अलावा कोई विकल्प न हो। अल्पविराम। और इस तरह 2 महीने और बीत गए। महुआ लगातार काम में हाथ बटाता रहा। उसने कई इनाम पूरे किए, 7-8 पाप साधकों को पकड़ा और कई पंचतत्व मंत्र जब्त कर लिए। उसके मेरिट पॉइंट भी बढ़ते रहे और 1130 पॉइंट तक पहुंच गए। इनमें से 500 अंक हिडन एल्डर सेकंड द्वारा दिए गए कार्य से थे। हिडन एल्डर सेकंड के कार्य में मूल रूप से इतने अधिक मेरिट अंक नहीं थे, लेकिन वह ताओवादी न्यायालय द्वारा वांछित एक प्रमुख भगोड़ा था जो छिपने और हत्या करने में कुशल था और उसके पास कई जीवन थे। इन विभिन्न अपराधों से पर्याप्त मात्रा में मेरिट अंक एकत्रित हुए। महुआ बहुत खुश था। उसके बाद उसने जो 7 या 8 पाप साधक पकड़े थे वे साधारण पाप साधक थे, कुछ भी उल्लेखनीय नहीं, इसलिए उनसे उसे अधिकतम केवल 100 से कुछ अधिक अंक ही मिले तथा न्यूनतम केवल 10 अंक ही मिले। लेकिन महुआ भी बहुत संतुष्ट थी। चाहे ये कितना भी छोटा क्यों ना हो, ये प्रथम श्रेणी की संरचनाएं स्थापित करके थोड़ा थोड़ा करके परिश्रमपूर्वक अंक एकत्रित करने से कहीं बेहतर था। 1130 अंक। महुआ को लगा कि वह उसमें लौट रहा है। वह उन मेरिट पॉइंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था जिन्हें उसने इतनी मेहनत से कमाया था। उन्होंने कहा, हर चीज के लिए एक जगह और हर चीज अपनी जगह पर। अगर वह उनका इस्तेमाल किए बिना उन्हें जमा करता रहा तो मेरिट पॉइंट्स कमाना बेमानी था। इसलिए वह मेरिट पवेलियन गए, जहां मेरिट एल्डर की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने उन्होंने एक ही बार में द्वितीय श्रेणी की 16 पैटर्न संरचनाओं के 6 सेट खरीद लिए। उन्होंने कुल मिलाकर 1000 से अधिक मेरिट अंक खर्च किए। मेरिट एल्डर काफी देर तक स्तब्ध रहा, फिर उसने अविश्वासपूर्वक कहा, बच्चे, क्या तुम किसी को लूटने गए थे? महुआ ने अपना सिर हिलाया। तो फिर क्या तुमने हत्या और लूटपाट की? या आपने किसी का ताइक्सू टोकन चुराया है? या शायद आपने ताइक्सू टोकन के साथ छेड़छाड़ की है? महुआ ने उदासीन भाव से कहा, बड़े, क्या मैं आपको उस तरह का व्यक्ति दिखता हूं? मेरिट एल्डर ने सुरम्य महुआ को घूरा और एक नजर डालने के बाद अपना सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे आप क्या करते हैं कौन जाने। मुझे हत्या और लूटपाट जैसे काम करने में सक्षम होना होगा, ताइक्सू टोकन की नकल करनी होगी। महुआ ने असहाय होकर कहा। मेरिट एल्डर ने एक पल सोचा और सिर हिलाया, ये सच है, मैंने आपको ज्यादा आंका था। मेरिट एल्डर ने कुछ और देर तक सोचा। ताइक्सू टोकन सिस्टम इतने सालों से इस्तेमाल हो रहा था, इसमें कोई खामी तो नहीं होनी चाहिए। चूंकि महुआ ने इन्हें कमाया था और खुलेआम इनका इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए शायद उसका ज़मीर साफ था। जहां तक इस बात का सवाल है कि उन्हें ये चीजें कैसे मिली। चूंकि वे ताइक्सू टोकन में दर्ज थे, इसलिए उन्होंने उचित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया होगा। उसके लिए एक छोटे बच्चे को परेशान करना जरूरी नहीं था। तुम यहीं रुको। मेरिट एल्डर मुड़े और अपने पीछे रखी कई जैद अलमारियों से उन्होंने कई फॉर्मेशन डायग्राम निकाले, उन्हें एक साथ पैक किया, रिकॉर्ड रखा और उन्हें महुआ को सौंप दिया। लेकिन वह अभी भी उत्सुक था। 8 कान जल संरचना, तैरते बादल जुन पवन संरचना, जिन पृथ्वी पर्वत दलदल संरचना, ये सब दूसरे दर्जे के 16 पैटर्न के फॉर्मेशन है ना? आप तो अभी फाउंडेशन स्थापना के शुरुआती चरण में हैं, आपको इनकी क्या जरूरत है? महुआ ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, मैं उनका अध्ययन करूंगा। मेरिट एल्डर ने गंभीरता से कहा, यह कोई मामूली बात नहीं है। यदि आपकी दिव्य भावना पर्याप्त नहीं है तो इन संरचनाओं का अध्ययन करने से आपकी चेतना का सागर समाप्त हो जाएगा और आपकी नींव को नुकसान पहुंचेगा। हाँ, महुआ ने मेरिट एल्डर की चिंता को स्वीकार किया और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो एल्डर। एल्डर मास्टर जून को पता है। महुआ ने फिर से एल्डर मास्टर जून को पाला। हुआ ने झुककर विदा ली। शिष्य निवास पर लौटने और यूएर के साथ उसके पाठों में शामिल होने के बाद महुआ ने द्वितीय श्रेणी के 16 पैटर्न के 6 निर्माण आरेखों को फैलाया और बड़ी रुचि के साथ उनका अध्ययन करना शुरू कर दिया। 6 संपूर्ण आरेख, 8 त्रिग्राम श्रृंखला के सभी 16 पैटर्न सामान्य संरचनाएं मानी जाती थीं, हालांकि वे महुआ के लिए अपेक्षाकृत अपरिचित थीं। फिर भी निर्माण के सिद्धांत एक के बाद एक संबंध प्रदान करते हैं। हालांकि महुआ ने 8 त्रिग्राम संरचना पर शोध करने में कुछ समय बिताया था और धीरे धीरे अपनी अंतर्दृष्टि पर पहुंच रहा था, यहां तक कि अपरिचित सरणियों के साथ भी कुछ समय तक उन पर विचार करने के बाद वह उनके आवश्यक तर्क को समझ सकता था। तारांकन। दोपहर 1 बजे के बाद उन्होंने ताओवादी स्तंभ पर बार बार इनका अभ्यास किया।
लगभग 1 महीना बीत गया और मोहुआ को लगा कि उसने उन्हें अच्छी तरह से सीख लिया है। लगभग इसी समय मोहुआ को एहसास हुआ कि वह इन दिनों इतना व्यस्त था कि एक बात भूल गया था। द्वितीय श्रेणी सोलर पैटर्न पहले से ही द्वितीय श्रेणी मध्य चरण निर्माण मास्टर के रूप में मूल्यांकन के लिए आवश्यक सरणियां थीं। लेकिन वर्तमान में उनका फॉर्मेशन मास्टर ग्रेड अभी भी केवल प्रथम श्रेणी का है, जो वास्तव में बहुत कम है। क्या मुझे जाकर इसे पहनने के लिए द्वितीय श्रेणी की हेवन शू रिंग ले लेनी चाहिए? मुझे आश्चर्य है कि क्या द्वितीय श्रेणी का स्वर्ग शू रिंग अच्छा दिखता है। खुद से बुदबुदाते हुए मोहुआ फिर से एल्डर के निवास की ओर चल पड़ा। तारांकन कियान राज्य में, जहां अनगिनत परिवार थे और प्रभावों का एक जटिल जाल था, इस तरह का आकलन करना मोहुआ के लिए अकेले संभव नहीं था। उसने विनम्रतापूर्वक एल्डर मास्टर शुन से सलाह लेने का निश्चय किया। एल्डर के निवास में एल्डर मास्टर जून आराम से चाय की चुस्कियां ले रहे थे। मोहुआ को पहले ही फॉर्मेशन के पाठ सौंपे जा चुके थे और एल्डर मास्टर शुन उन्हें उसके कुशल हाथों में सौंपकर निश्चिंत थे। कुछ खाली समय के साथ अब वह फॉर्मेशन सिखाने के अपने जीवनकाल में संचित अंतर्दृष्टि को व्यवस्थित कर सकते थे। उसने इन जानकारियों को मोहुआ को सौंपने की योजना बनाई, जिसके बाद वह व्यावहारिक रूप से पूरी तरह से चिंता करना बंद कर सकेगा। मोहुआ पहली बार एल्डर मास्टर जून के क्वार्टर में नहीं गया था। यहां तक कि दरवाजे पर खड़े युवा नौकर ने भी उसे कोई बाधा नहीं पहुंचाई। कमरा सादा, साफ सुथरा और अनावश्यक सजावट से रहित था, भव्यता और शांति का वातावरण। कमरे में प्रवेश करते ही मोहुआ ने झुककर एल्डर मास्टर जून का अभिवादन किया और धीरे से पूछा, मास्टर, क्या मेरे लिए अब द्वितीय श्रेणी प्राथमिक चरण निर्माण मास्टर के रूप में मूल्यांकन से गुजरना उचित होगा? मूल्यांकन के लिए एल्डर मास्टर जून ने चाय का एक घूंट लिया, कुछ देर सोचा और सिर हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। जैसे कि कुछ याद आ रहा हो, एल्डर मास्टर जून ने अपना चाय का कप नीचे रखा और चलते हुए पूछा, तुमने कितनी प्रगति की है? बस 16 पैटर्न के बारे में, मोहुआ ने उत्तर दिया। 16 पैटर्न पहले ही? एल्डर मास्टर जून ने सिर हिलाया। ये बिल्कुल सही है। थोड़ा और अध्ययन करो, अपना ज्ञान मजबूत करो और तुम जल्द ही सेकंड ग्रेड मिडिल स्टेज में पहुंच जाओगे। एल्डर मास्टर जून ने भौहें सिकुड़ते हुए रुककर पूछा, कितने पैटर्न? 16। एल्डर मास्टर जून ने मोहुआ को बहुत देर तक घूरा, एक भी शब्द बोलने में असमर्थ रहे। तभी मोहुआ को याद आया कि उसने अभी तक एल्डर मास्टर जून को अपनी 16 पैटर्न वाली दिव्य इंद्रिय के बारे में नहीं बताया था। तारांकन और ताइक्सू गेट के बुजुर्गों की यह प्रथा नहीं थी कि वे अपने शिष्यों के चेतना सागर में झांकें। मालिक, मोहुआ ने धीरे से कहा। बड़े मास्टर शुन आखिरकार होश में आए, उनकी भौहें तन गईं। ये कब हुआ? कुछ समय पहले। उस समय शांगुआन परिवार की संपत्ति पर यूएर पर रात में निगरानी रखते हुए, राक्षसों के एक समूह से लड़ते हुए और एक भेड़सींग वाले प्रवर्तक को खा जाते हुए, उसे पचाने के बाद उनकी दिव्य इंद्रियां 16 प्रतिरूपों में बदल गईं। तारांकन हालांकि इस डर से कि एल्डर मास्टर जून को इसे स्वीकार करने में कठिनाई हो सकती है, मोहुआ ने चतुराई से उत्तर दिया, बस पिछले कुछ दिनों में। हम एल्डर मास्टर जून ने सिर हिलाया, संयम का दिखावा करते हुए, हालांकि अंदर ही अंदर वह तेज सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके। 16 पैटर्न। बहुत कम समय बीता था और उसे 16 पैटर्न वाली दिव्य अनुभूति हो चुकी थी। नींव स्थापना के शुरुआती चरण में 16 पैटर्न तक पहुंचना, क्या यही सीमा थी? ये कैसा छोटा सा राक्षस था? तारांकन ताइक्सू गेट एक सहस्राब्दी से अधिक समय से शिष्यों के लिए खुला था, फिर भी संभवतः इस छोटे राक्षस जैसी विलक्षण प्रतिभा को कभी स्वीकार नहीं किया गया था। तारांकन एल्डर मास्टर जुन ने महसूस किया कि उन्हें बैक हिल फॉरबिडन एरिया में ताइक्सू गेट के पैतृक मकबरे की यात्रा करनी चाहिए, ताकि ये देखा जा सके कि उसमें से धुआं निकल रहा है या नहीं। तारांकन एल्डर मास्टर शुन ने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया, उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। पिछली घटनाओं को याद करते हुए उनके मन में एक एहसास कौंधा। कोई आश्चर्य नहीं, उस समय आप मुझसे पूछने के लिए 16 पैटर्न बीकन फायर युआन मैग्नेट फॉर्मेशन सरणी लेकर आए थे। तो ये पता चला कि आपकी दिव्य इंद्रिय पहले से ही 16 पैटर्न के करीब पहुंच रही थी। यही कारण था कि आपने भविष्य की समझ में सहायता के लिए पहले से सलाह मांगी थी। तैयारी के लिए दूरदर्शिता के साथ लगातार और सावधानीपूर्वक काम काफी सराहनीय। मोहुआ ने एल्डर मास्टर शुन के गंभीर और कठोर चेहरे के भाव में आए बदलावों को देखा। वह इस बात से अनिश्चित था कि वह क्या सोच रहा है, और उसने पूछा, मास्टर, क्या मैं मूल्यांकन जारी रख सकता हूं? एल्डर मास्टर जुन एक क्षण के लिए ठिठक गए और अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। निस्संदेह तुमसे हो सकता है।
यदि आप मूल्यांकन के लिए नहीं जा सकते तो फिर कौन जा सकता है? तारांकन। दिव्य इंद्रिय के 16 पैटर्न तक पहुंचने के साथ ऐसी गहन निर्माण निपुणता, यदि यह आपको मूल्यांकन नहीं दिलाता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से उन मूल्यांकनकर्ताओं की नाक पूरी तरह से उखाड़ दूंगा। तारांकन। फिर भी जैसे ही एल्डर मास्टर झुंड बोलने वाले थे, वह हिचकिचाए और उनकी भौहों के बीच चिंता की झलक उभरी। 16 पैटर्न, ये बहुत अधिक चरम था। तारांकन। यदि वह वास्तव में मूल्यांकन के साथ आगे बढ़ते तो निश्चित रूप से हंगामा मच जाता। तारांकन। संप्रदाय में प्रवेश करने के 1 वर्ष से भी कम समय में इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के कारण ईर्ष्या और लालच का शिकार होना स्वाभाविक था। तारांकन। ऐसी प्रसिद्धि अहंकार को भी जन्म दे सकती है, जिससे उसकी शांति भंग हो सकती है और फॉर्मेशन अध्ययन की जटिलताओं के प्रति प्रतिबद्ध रहना कठिन हो सकता है। तारांकन। वह अप्रिय व्यक्तियों का ध्यान भी आकर्षित करेगा। तारांकन। ऐसी होनहार प्रतिभा जो अभी भी अपरिपक्व है, उसे बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। तारांकन। एल्डर मास्टर जून ने काफी देर तक विचार किया, फिर अपना सिर हिलाया और आह भरी, ये थोड़ा मुश्किल है। मोह हुआ हैरान रह गया। 16 पैटर्न और फिर भी मूल्यांकन जारी रखना मुश्किल है। एल्डर मास्टर झुन ने सख्ती से उत्तर दिया, आपको समझना चाहिए, मजबूत दिव्य भावना होने से संरचनाएं सीखने के लिए एक अच्छी नींव मिलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी संरचनाएं श्रेष्ठ हैं। प्रशिक्षण ऐसी चीज है जो प्रतिभा, समझ और विशेष रूप से अनुभव पर निर्भर करती है। यहाँ कियान लर्निंग स्टेट बाउंड्री पर स्वर्गीय गौरवों की संख्या अनंत है, गठन प्रतिभाएं आकाश में तारों जितनी असंख्य हैं। तुम्हें विनम्र हृदय बनाए रखना चाहिए। हुआ ने एक क्षण के लिए सोचा और सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। उसे लगा कि एल्डर मास्टर जून के शब्द बहुत मायने रखते हैं। कियान राज्य की गठन प्रतिभाओं को कम मत आंकिए। मोह हुआ ने गंभीरता से कहा, सज्जन सही कह रहे हैं, इस स्वर्ग के परे भी स्वर्ग हैं और हमसे परे भी लोग हैं। शिष्य इसे अच्छी तरह समझता है। एल्डर मास्टर झुन ने चुपचाप मोह हुआ की ओर देखा और मन ही मन सोचा कि दूसरे लोग ऐसा कह सकते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि स्वर्ग आपके जैसा ही कोई हो, लेकिन वह ये बात जोर से नहीं कह सका। थोड़ा सोचने के बाद एल्डर मास्टर जून ने आह भरी और कहा, एक और महत्वपूर्ण बात है। भले ही आप में मूल्यांकन की योग्यता हो, ताओइस्ट कोर्ट का मूल्यांकन स्लॉट और सिफारिशों पर निर्भर करता है। आपकी कम उम्र और सीमित अनुभव को देखते हुए आपकी सिफारिश करना उतना सुविधाजनक नहीं है। मूल्यांकन प्रक्रिया एक कठोर परीक्षा है जिसमें प्रक्रियाओं का एक जटिल सेट होता है जिसे आपको सीखना होता है। यह मानक और फॉर्मूलाबद्ध है, लेकिन साथ ही अव्यावहारिक और कोई वास्तविक सार नहीं है। इससे बहुत समय बर्बाद होगा और सच कहें तो इससे आपके प्रशिक्षण स्तर में कोई सुधार नहीं होगा। इस समय आपका काम फॉर्मेशंस का गंभीरता से अध्ययन करना और खुद को बेहतर बनाना होना चाहिए। इन कठोर परीक्षा उन्मुख चीजों पर समय बर्बाद न करें। जब भविष्य में आपकी उपलब्धियां काफी ऊंची होंगी और आपको इसकी आवश्यकता होगी, तब आप मूल्यांकन के विषय पर विचार कर सकते हैं। फॉर्मेशन कौशल की पूर्ण शक्ति के सामने वे तुच्छ परीक्षण उन्मुख सीमाएं अब उल्लेख के लायक नहीं होंगी। मोह हुआ सुनते हुए लगातार सिर हिलाता रहा, लेकिन साथ ही उससे थोड़ी चिंता भी हुई। एल्डर मास्टर, अगर मेरा मूल्यांकन नहीं हुआ तो मैं द्वितीय श्रेणी के फॉर्मेशन कार्य नहीं कर पाऊंगा और मेरिट पॉइंट्स जमा करना बहुत धीमा हो जाएगा। हकीकत में मेरिट पॉइंट्स जमा करने की उनकी दर पहले से ही धीमी नहीं थी, लेकिन वह और भी तेज होना चाहता था। मेरिट पॉइंट्स, हम। बड़े मास्टर जून ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और थोड़ा सा सिर हिलाया। ये वास्तव में एक समस्या थी, कुछ ऐसा जिसे उन्होंने पहले अनदेखा कर दिया था। मोह हुआ कि 16 पैटर्न दिव्य भावना के साथ स्वाभाविक रूप से उसे 16 पैटर्न संरचना सीखनी चाहिए, लेकिन 16 पैटर्न संरचनाओं के लिए आवश्यक योग्यता अंक कम नहीं थे। उनसे उन प्रवेश स्तर कार्यों को पूरा करने और थोड़ा थोड़ा करके अंक एकत्रित करने की अपेक्षा करने में शायद युगों लग जाते। इससे मोह हुआ कि फॉर्मेशन सीखने की प्रगति में काफी बाधा आएगी। यह उनके मूल इरादे के विपरीत था। मोह हुआ द्वारा योग्यता अंक एकत्रित करने का उद्देश्य उससे मजबूत बनाना, अपने साथियों को जानना, एक दूसरे की मदद करना और संप्रदाय के भीतर सम्मान की भावना को बढ़ावा देना था, न कि जानबूझकर उसके लिए चीजों को कठिन बनाना। कुछ चिंतन के बाद एल्डर मास्टर जून ने कहा, चिंता मत करो, मैं आपकी अनुमतियों को समायोजित कर दूंगा। ताइक्सू गेट के भीतर आप एक द्वितीय श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर हैं। मोह हुआ दंग रह गया। क्या यह सचमुच किया जा सकता है? मोह हुआ ने धीरे से पूछा, आपने इसे द्वितीय श्रेणी में बदल दिया और बस।
बेशक, एल्डर मास्टर जून ने कहा, एक बार जब आपका मूल्यांकन हो जाएगा और संप्रदाय आपको स्वीकार कर लेगा, तो आपको संबंधित अनुमतियां प्रदान की जाएंगी। भले ही आपका मूल्यांकन नहीं हुआ हो, फिर भी मेरी स्वीकृति आपको अनुमतियां प्रदान कर सकती है। संप्रदाय अनुमतियां एक प्रकार का प्राधिकरण है। प्राधिकरण के साथ आप कार्य कर सकते हैं। अन्यथा, यदि आपको द्वितीय श्रेणी का गठन कार्य करना हो, तो क्या आपको वास्तव में द्वितीय श्रेणी का हेवंशु ऋण दिखाने की आवश्यकता होगी? ओह, मोहुआ ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह समझ गया है। मुझे अपना ताइक्सू टोकन सौंपें। मोहुआ ने ताइक्सू टोकन एल्डर मास्टर जून को सौंप दिया। एल्डर मास्टर जून ने बिना कुछ सोचे ताइक्सू टोकन ले लिया और मोहुआ के सामने ही टोकन की अनुमतियों में बदलाव करना शुरू कर दिया। मोहुआ, जो एक तरफ खड़ा होकर देख रहा था, अचानक ठिठक गया। उसके हृदय में आश्चर्य और विस्मय की लहर दौड़ गई। अनुमति देना सरल और त्वरित था, लेकिन अनुमति बदलना पूरी तरह से अलग मामला था। अगर यह पहले होता तो मोहुआ को समझ नहीं आता, लेकिन अब यह अलग था। उसने मूल चुंबक संरचना सीख ली थी और चुंबकीय पैटर्नों के बीच के सार को समझकर गणना को बढ़ाने के लिए ट्रिकी गणना का उपयोग किया था। द्वितीयक थंडर पैटर्न। उन्होंने एक सेकेंडरी थंडर पैटर्न लाइब्रेरी भी एकत्रित कर ली थी और सीलिंग पैटर्न और सीक्रेट पैटर्न को हल करने के लिए सेकेंडरी थंडर पैटर्न का उपयोग किया था। अब वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। तथाकथित अनुमतियों का संशोधन मूलतः एल्डर मास्टर जून द्वारा किया गया था, जो संरचना को विपरीत रूप से प्रभावित करने के लिए एक विशेष प्रकार के द्वितीयक थंडर पैटर्न का उपयोग कर रहा था, दोहरे स्तर वाले चुंबकीय पैटर्न को बदल रहा था। इस प्रकार ताइक्सू टोकन की अंतर्निहित संरचना को संशोधित कर रहा था, जिससे उसकी अनुमतियां बदल रही थीं। मोहुआ दंग रह गया। यह एहसास कुछ ऐसा था, अपने सामने किसी को चमकती हुई चाबी का उपयोग करते हुए देखना तथा व्यक्तिगत रूप से यह प्रदर्शित करना कि छिपे हुए खजाने को कैसे खोला जाए। एल्डर मास्टर जून पूरी तरह से अनजान, उसे पता नहीं था कि उसने मोहुआ के सामने क्या किया था। फिर भी जैसे ही प्राधिकार का स्तर बदला गया, उसके हृदय में अचानक एक अकथनीय भय उत्पन्न हो गया। लेकिन ये घबराहट सूक्ष्म और क्षणिक थी। एल्डर मास्टर जून एक क्षण के लिए रुक गए और काफी उलझन में पड़ गए। मैंने वास्तव में कुछ भी नहीं किया है, तो फिर अचानक मुझे बेचैनी क्यों महसूस हो रही है? मैंने बस इस बच्चे मोहुआ के लिए अनुमतियों में बदलाव किया है, जिससे संप्रदाय के किसी भी नियम या शिक्षा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इनमें से कुछ नियम और शिक्षाएं मेरी अपनी रचना है। क्या कोई और कारण हो सकता है? जब एल्डर मास्टर जून ने इस पर दोबारा विचार करने की कोशिश की, तो सब कुछ बिना किसी निशान के गायब हो चुका था, मानो जो बीत गया था वह सचमुच बीत गया था। जो चुराया गया था और सीखा गया था, वह पहले ही सीखा जा चुका था, क्योंकि काम तो पहले ही हो चुका था। एल्डर मास्टर जून ने भौहें चढ़ाईं, एक पल के लिए विचार में खो गए और बार बार अपने मन में इसकी पुष्टि की, इससे पहले कि अंततः उन्होंने राहत की एक शांत सांस छोड़ी। इसका ताइक्सू गेट से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, तो फिर मैं इसकी चिंता नहीं करूंगा। मैं, एक बूढ़ा आदमी, अन्य संप्रदायों के मामलों का प्रबंधन नहीं कर सकता। इसके साथ ही एल्डर मास्टर जून को राहत मिली और उन्होंने आगे कोई परेशानी नहीं उठाई। उसने मोहुआ को ताइक्सू टोकन लौटाने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन अचानक वह ठिठक गया। मोहुआ का गोरा सा चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था, उसकी आंखें आकाश के तारों की तरह चमक रही थीं। बड़े मास्टर जून आश्चर्यचकित रह गए। अब इस बच्चे को क्या समझ में आया? लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं सिखाया है ना? अनुमतियां बदलने से उसे क्या सीख मिली होगी? बड़े मास्टर जून ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, वह पूरी तरह से उलझन में पड़ गए। ताइक्सू टोकन को सुरक्षित रखें, एल्डर मास्टर जून ने निर्देश दिया। वास्तविकता में वापस आकर मोहुआ ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, महम, और फिर ताइक्सू टोकन ले लिया और मुस्कुराते हुए उसे अपने पास रख लिया। ये बच्चा, आखिर वह किस बात से इतना खुश है? बड़े मास्टर जून ने मन ही मन सोचा। ताइक्सू टोकन को बदल दिया गया था और जो चीजें नहीं सीखनी चाहिए थीं, वे सीख ली गई थीं, इसलिए मोहुआ ने अलविदा कहा और जाने वाला था। ओह, ये सही है। एल्डर मास्टर जून को अचानक कुछ याद आया और उन्होंने पूछा, आपके मेरिट पॉइंट्स काफी जमा हो गए हैं, है ना? जब वह मोहुआ के ताइक्सू टोकन को संशोधित कर रहा था, तो उसने अनजाने में उस पर नजर डाली और पाया कि इसमें 100 से अधिक मेरिट पॉइंट थे। प्रवेश स्तर के योग्यता कार्य आमतौर पर केवल कुछ अंकों के लायक होते थे। 100 से अधिक मेरिट अंक एकत्रित करने में काफी समय लगेगा।
उसने सोचा कि मोहुआ ने कितनी संरचनाएं बनाई होंगी, कितनी बार उसने सीढ़ियों को साफ किया होगा, कितनी बार उसने संप्रदाय के द्वार को देखा होगा। मोहुआ ने सिर हिलाए बिना कहा, हाँ, मैंने उन्हें बचाने के लिए कड़ी मेहनत की है। इन दिनों के दौरान जितने भी पाप साधकों को उसने पकड़ा था या मार डाला था, उनकी गिनती ताओवादी न्यायालय के समक्ष की गई। पाताल लोक के रास्ते पर वे एक छोटी सी कतार भी बना सकते थे। इस प्रकार उन्होंने 1000 से अधिक मेरिट अंक अर्जित किए। उसने द्वितीय श्रेणी की 16 पैटर्न संरचनाओं के 6 सेट खरीदे थे और उसने उन सभी को खर्च भी नहीं किया था। मोहुआ के चेहरे पर उपलब्धि का भाव था। बड़े मास्टर जून ने थोड़ा सिर हिलाया और प्रशंसा की। शाबाश, अच्छा काम जारी रखो। मोहुआ ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो सज्जन, मैं करूंगा। अल्पविराम। एल्डर मास्टर झुंड से विदा लेने के बाद मोहुआ शिष्य के निवास पर वापस जाने के लिए इंतजार नहीं कर सका ताकि वह अधिकार छीनने नहीं, अधिकार के स्तर को संशोधित करने पर विचार करना शुरू कर सके। संशोधन प्राधिकरण, ये सेकेंडरी थंडर पैटर्न का वास्तविक अनुप्रयोग था। इससे पहले मोहुआ ने सेकेंडरी थंडर पैटर्न का अनुमान लगाकर उसे अपने संग्रह में शामिल कर लिया था। हालांकि उसने काफी कुछ इकट्ठा कर लिया था, फिर भी वह सेकेंडरी थंडर पैटर्न के सिद्धांतों और उसके अंतिम उपयोग से अनभिज्ञ था और कुछ हद तक उलझन में था। लेकिन अब नेकदिल एल्डर मास्टर जून ने उसे सही दिशा दिखा दी थी। अपने मन में बार बार उन्होंने एल्डर मास्टर जून द्वारा ताइक्सू टोकन को संशोधित करने की प्रक्रिया को दोहराया और उन्होंने मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया। सबसे पहले व्यक्ति को सेकेंडरी थंडर पैटर्न में महारत हासिल करनी होगी। केवल द्वितीयक थंडर पैटर्न लाइब्रेरी एकत्रित करना पर्याप्त नहीं था, उन्हें द्वितीयक थंडर पैटर्न के उपयोग की गहन समझ और वास्तविक निपुणता की आवश्यकता थी। उनकी पिछली विधि अनुमान लगाने पर आधारित थी, अनलॉक और डिक्रिप्ट करने के लिए सेकेंडरी थंडर पैटर्न का चयन करना। यह ऐसा था जैसे आपके पास चाबियों का ढेर हो और फिर आप किसी और का ताला खोलने के लिए भाग्य पर निर्भर हो। यद्यपि इस प्रकार का भाग्य निर्माण ज्ञान की ठोस नींव और दिव्य विचारों के अविश्वसनीय रूप से जटिल चालाकी से एकीकृत अनुप्रयोग पर आधारित था, स्वर्गीय रहस्यों पर भरोसा करते हुए। लेकिन यह अभी भी थोड़ा कठिन था। फॉर्मेशन की तकनीकी सामग्री थोड़ी कम थी। हालांकि अब एल्डर मास्टर जून ने एक बिल्कुल नई तकनीक का प्रदर्शन किया था, अर्थात द्वितीयक थंडर पैटर्न को नियंत्रित करके अनिर्धारित चुंबकीय पैटर्न को विपरीत रूप से प्रभावित करना, निश्चित चुंबकीय पैटर्न को बदलना, इस प्रकार अंतर्निहित संरचना का पुनर्निर्माण करना और मुख्य प्राधिकरण को हड़पना। ये चाबी को पिघले हुए सोने में बदलने जैसा था, दरवाजे के ताले के रूप में कार्य करने वाले फॉर्मेशन को स्वतंत्र रूप से संशोधित करना। ये कार्य ताला खोलने जैसा नहीं था, बल्कि ताला बदलने जैसा था, किसी दूसरे के ताले को अपनी इच्छानुसार बदलना। अनलॉक होने के बाद अंतर्निहित संरचना पैटर्न अपरिवर्तित रहे और यह अभी भी किसी और के घर में प्रवेश कर रहा था। लेकिन ताला बदलने के बाद अंतर्निहित संरचना पैटर्न बदल दिए गए, प्राधिकार स्थानांतरित हो गया। अब यह प्रश्न था कि यह युवान चुंबकीय संरचना किसका घर है, कौन अंदर जा सकता है, कौन नहीं। अब सब कुछ तय करना उसके हाथ में था और इस सब के केंद्र में चुंबकीय पैटर्न के बीच संबंध था। हालांकि यह धुंधला और मायावी था, यह अधिक आवश्यक था माध्यमिक थंडर फ्लो, जिसे माध्यमिक थंडर पैटर्न के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा, चुंबकीय पैटर्न का रूप। द्वितीयक थंडर पैटर्न के साथ चुंबकीय पैटर्न को संशोधित करने के लिए व्यक्ति को विभिन्न युवान चुंबकीय संरचनाओं का अध्ययन करना होगा तथा स्थिर और अनिश्चित चुंबकीय पैटर्न के असंख्य संयोजनों में निपुणता हासिल करनी होगी। इस तरह जब कोई भविष्य में युवान चुंबकीय संरचनाओं को बदलने के लिए माध्यमिक थंडर पैटर्न का उपयोग कर सकेगा, तो उन्हें पता होगा कि कैसे बदलना है, किस रूप में बदलना है और इसके क्या परिणाम होंगे। तीसरा, युवान चुंबकीय संरचना धुरी। हालांकि युवान चुंबकीय संरचना धुरी का मामला कुछ ऐसा था जिसे मोहुआ अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। उन्होंने जो युवान चुंबकीय संरचनाएं सीखी थीं, उनमें संरचना धुरी शामिल नहीं थी और उन्हें यह भी स्पष्ट नहीं था कि उन्हें कैसे लागू किया जाए। लेकिन एल्डर मास्टर जून के पहले के खंडित मार्गदर्शन के आधार पर मोहुआ ने अनुमान लगाया कि सभी बड़े आकार के युवान चुंबकीय संरचनाओं को प्रत्येक युवान चुंबकीय छोर पर वैकल्पिक संरचना धुरी द्वारा नियंत्रित किया गया था। का मूल भी गठन धुरी पर निर्भर था। विरासत Z स्लिप को अनलॉक करने और डिक्रिप्शन करने में एक सरल युवान चुंबकीय संरचना का उपयोग किया गया और इसमें संरचना धुरी के नियंत्रण को शामिल नहीं किया गया। लेकिन ट्रांसमिशन टोकन और ताइक्सू टोकन जैसी संरचनाएं पूरी तरह से अलग थीं।
ऐसी संरचनाओं के लिए आमतौर पर 17 पैटर्न स्तर से ऊपर के पैटर्न की आवश्यकता होती है। मोहुआ केवल तब तक प्रतीक्षा कर सकता था जब तक कि उसकी दिव्य इंद्रिय संबंधित संरचनाओं को सीखने और धीरे धीरे उन्हें समझने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत न हो जाए। अल्पविराम। मोहुआ ने अपने दिल की सारी बातें कह दी। द्वितीयक थंडर पैटर्न से लेकर कानूनों के दोहरे स्तरित चुंबकीय पैटर्न तक, फिर थंडर मैग्नेटिज्म स्तरीय संरचना धुरी तक। ये ठीक वही था जिसे एल्डर मास्टर जून ने बड़ी मेहनत से और व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शित किया था। थंडर मैग्नेटिज्म संरचनाओं को समझने और लागू करने के लिए एक व्यवस्थित, संरचनात्मक रूप से कठोर और व्यवस्थित प्रक्रिया, जो माध्यमिक थंडर पैटर्न से शुरू होती है। मोहुआ ने मन ही मन एल्डर मास्टर जून के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और फिर युआन चुंबकीय संरचना के अपने अध्ययन की योजना बनाना शुरू कर दिया। अगला कदम था अधिक युआन चुंबकीय संरचनाओं का अध्ययन करना, अधिक द्वितीयक थंडर पैटर्न एकत्रित करना, तथा फिर चुंबकीय पैटर्न को बदलने के लिए द्वितीयक थंडर पैटर्न का उपयोग करने का प्रयास करना। जैसे जैसे उनकी दिव्य अनुभूति में और अधिक सुधार हुआ, उन्होंने 17 पैटर्न और उससे ऊपर की उन्नत युआन चुंबकीय संरचना तकनीकों का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने यौगिक संरचनाओं का गहन अध्ययन किया, जिसमें संरचना धुरी संरचनाएं सम्मिलित थीं। एक बार जब चुंबकीय पैटर्न में पूरी तरह से महारत हासिल हो गई और उन्होंने फॉर्मेशन पिवट को स्पष्ट रूप से समझ लिया, और माध्यमिक थंडर पैटर्न का हेरफेर अपने स्वयं के अंगों को हिलाने जितना स्वाभाविक हो गया। अंततः वह धीरे धीरे थंडर मैग्नेटिज्म लार्ज फॉर्मेशन को समझ सकता था और उसमें महारत हासिल कर सकता था, जो वास्तव में संप्रदाय की योग्यता प्रणाली के भीतर लागू होता था। वह युआन चुंबकत्व और द्वितीयक थंडर फ्लो के जटिल गुप्त पैटर्न के भीतर छाया बन जाएगा, रहस्यों को चुराएगा और थंडर चुंबकत्व का आदेश देने वाला मास्टर होगा। एक बार जब वह बड़े फॉर्मेशन को भेद लेगा तो उसका प्राधिकार सभी फॉर्मेशन पिवट स्तरीय निर्माणों के ऊपर राज करेगा। संपूर्ण कियान लर्निंग स्टेट बाउंड्री संप्रदाय के रहस्य उसकी उंगलियों पर होंगे। मोहुआ ने उत्सुकता से इसकी कल्पना की, उसके दिल में खुशी और उत्साह महसूस हुआ। तारांकन। लेकिन अभी तक यह एक दूर का सपना ही बना हुआ है। वह अभी अभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचा था, उसने अभी अभी 16 पैटर्न स्तरीय बीकन फायर युआन मैग्नेट फॉर्मेशन सीखा था और उसका लक्ष्य अभी भी बहुत दूर था। भोजन के लिए एक बार में एक निवाला, खेती के लिए एक बार में एक संरचना, तारांकन उसने सोचा। अपनी दिव्य भावना को बढ़ाना निश्चित रूप से कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे रातों रात हासिल किया जा सके। मोहुआ हमेशा की तरह शांत रहा और खुद को संरचनाओं के अध्ययन, गणना और द्वितीयक थंडर पैटर्न को रिकॉर्ड करने में डुबोए रखा। लेकिन अब जब उनके दिमाग में एक रूपरेखा थी तो उनका अध्ययन पहले की तुलना में कम अज्ञानतापूर्ण लगा और द्वितीयक थंडर पैटर्न के बारे में उनकी समझ गहरी हो गई। एक एक करके द्वितीयक थंडर पैटर्न जीवंत होते प्रतीत हुए, मोहुआ के साथ सूक्ष्म संबंध बनाते हुए। मोहुआ को लगभग ऐसा महसूस हुआ कि ये जटिल द्वितीयक थंडर पैटर्न और उनके साथ आने वाले मंद चुंबकीय प्रवाह मायावी दाव कानूनों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। वे धीरे धीरे उसके दिव्य विचार के साथ सामंजस्य बिठाते प्रतीत हो रहे थे। गहन एवं रहस्यमय। हालांकि यह उनकी दिव्य इंद्रिय की शक्ति द्वारा सीमित था, जिससे ये प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी थी। मोहुआ को अपनी वर्तमान दिव्य भावना की अपर्याप्तता का गहरा एहसास हुआ। तारांकन। ऐसी बहुत सी चीजें थीं जो वह सीखना चाहता था, जो उसकी पहुंच से बाहर थीं। दिव्य भावना के 16 पैटर्न। यद्यपि उनकी पीढ़ी और क्षेत्र के साधकों की तुलना में उनकी दिव्य भावना पहले से ही बहुत आगे थी। हालांकि जब वास्तव में जटिल दिव्य भावना गणना और उच्च स्तरीय गठन समझ की बात आए, तो गुणात्मक बदलाव के साथ भी दिव्य भावना के 16 पैटर्न अभी भी कम पड़ गए। उनकी वर्तमान दिव्य भावना अभी इतनी मजबूत नहीं थी कि वे अधिक उन्नत संरचना ज्ञान के अध्ययन का समर्थन कर सकें। लेकिन दिव्य ज्ञान का विकास एक धीमी धारा के नदी में मिलने जैसा था, क्रमिक और संचयी। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी। तारांकन। मोहुआ ने आभारी बाहरी प्रोत्साहन के बिना वह केवल अपना धैर्य बनाए रख सकता था, चुपचाप संरचनाओं का अध्ययन कर सकता था और धीरे धीरे अपनी दिव्य भावना को निखार सकता था। अल्पविराम। लगभग आधे महीने बाद, ठीक दोपहर 1 बजे, मोहुआ आज का कार्य पूरा करने के बाद, कई 8 ट्रिग्राम एरे सीखने के बाद, अपनी मेज पर झुका हुआ था, युआन चुंबकीय संरचना का अनुकरण करने और माध्यमिक थंडर पैटर्न की गणना करने के लिए चेतना के सागर में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा था, जब अचानक उसकी अभिव्यक्ति जम गई। उसने अपने बगल वाले कमरे में कुछ असामान्य हलचल महसूस की। यह अनुभूति अस्पष्ट, ठंडी और भयावह थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कारण और प्रभाव की कोई भयानक शक्ति चुपचाप बढ़ रही थी
और छत से उल्टी लटकी हुई विचित्र बुरी सत्ताएं लार टपका रही थीं। मोहुआ की आंखें चमक उठीं। हरा प्याज। वे अंकुरित हो गए थे। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। जैसे ही उसने दरवाजे से कदम रखा, उसकी मुलाकात वेनरेन वेई से हो गई। वेनरेन वेई, लंबा और प्रभावशाली, दरवाजे पर एक गंभीर भाव के साथ खड़ा था, संकोच के साथ, जैसे कि यह तय कर रहा हो कि मोहुआ को परेशान करना है या नहीं। मोहुआ को बाहर आते देख वेनरेन वेई थोड़ा हैरान हुए, फिर उन्होंने अपने हाथ जोड़े और कहा, युवा मास्टर मो, ऐसा लगता है कि युवा मास्टर यू को फिर से बुरे सपने आ रहे हैं। मोहुआ ने सिर हिलाया और दोहराया, मैं किसी परिवार से नहीं हूं। आपको मुझे यंग मास्टर कहने की जरूरत नहीं है। वेनरेन वेई ने सिर हिलाया और कहा, समझ गया। फिर भी उनके गंभीर भाव से स्पष्ट था कि यद्यपि वे बाहरी तौर पर सहमत थे, परंतु औपचारिकता छोड़ने का उनका कोई इरादा नहीं था। असहाय, मोहुआ अब केवल यूएर की जांच करने के लिए ही जा सकता था। तारांकन। यूएर का कमरा आरामदायक और गर्मजोशी से सजा हुआ था और जगह को एक स्क्रीन डिवाइडर से अलग किया गया था। वेनरेन वेई बाहरी हिस्से में रहे। यूएर अंदर रहती थी, एक बिस्तर पर जो सादा लेकिन मुलायम था, पहाड़ और नदी की स्क्रीन पैनलों से घिरा हुआ था, और पास में एक शांतिदायक धूपदान भी था। चारों ओर सब कुछ देखने में शांत और परिष्कृत था, लेकिन बिस्तर पर यूएर ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसके छोटे हाथ और पैर घबराहट से इधर उधर हिल रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वह आतंक में फंसा हुआ हो। वेनरेन वेई चिंतित भाव से देख रहे थे। उन्हें अस्पष्ट रूप से आभास हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्हें इस गड़बड़ी की प्रकृति के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। मोहुआ ने ऊपर देखा, उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं, और उसने शून्य में कारणात्मक बनावट के धागे उठते देखे। छत से गाढ़ा काला तरल रिस रहा था, और शून्य की दरारों से अनगिनत राक्षसी भुजाएं और पंजे निकल रहे थे, जो प्याज की तरह उग रहे थे। मोहुआ अपने होंठ चाटने से खुद को रोक नहीं सका। तारांकन फिर वेनरेन वेई से कहा, अंकल वेई, आपको अभी बाहर आराम करना चाहिए। मैं यहीं रहकर सब देख लूंगा। वेनरेन वेई थोड़ा ठिठक गए, फिर चिंता से पूछा, युवा मास्टर मो, ये ठीक है। मोहुआ मुस्कुराया, फिर एक ध्यान चटाई उठाए और यूएर के बगल में बैठ गया, उसे राक्षसों से बचाते हुए एक शांत और आत्मविश्वास भरे भाव के साथ, यहां तक कि उत्साह के संकेत के साथ। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। अपेक्षा। ये किसी दावत में व्यंजन परोसे जाने का इंतजार करने जैसा था। वेनरेन वेई ने भौहें चढ़ाई और एक क्षण के लिए हिचकिचाए, फिर झुककर कहा, तो फिर मुझे यंग मास्टर मो को परेशान करना होगा। इसके बाद वेनरेन वेई बाहर गए। उनकी निगाहें स्थिर और सतर्क थीं, और वे अपने आसपास के वातावरण पर नजर रख रहे थे। साथ ही उन्होंने मोहुआ पर ध्यान देते हुए अपनी दिव्य इंद्रिय का एक धागा भी भेजा। उसके दिल में कुछ बेचैनी सी महसूस हुई। युवा मास्टर यू के साथ मामला काफी अजीब था। उन्होंने इसके बारे में केवल सुना था, लेकिन वास्तव में इसे कभी नहीं देखा था। और अब उसने अपनी आंखों से युवा मास्टर यू को एक दुर्स्वप्न में देखा था, मानो वह किसी दुष्ट राक्षस के कब्जे में हो। हालांकि जब उसने चारों ओर देखा और उसकी दिव्य इंद्रियां जागृत हुईं, तब भी उसे कुछ भी समझ नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे यह एक कर्मचक्र हो, जो वास्तविकता और भ्रम दोनों का मामला हो। अपने साधना क्षेत्र के साथ वह थोड़ा सा भी सुराग नहीं समझ सका, लेकिन वह जानता था कि मो उपनाम वाले इस यंग मास्टर मो ने वास्तव में अभी कुछ देखा था। आखिर वह क्या था जो इतना भयानक और बुरा था? वह, जो स्वर्गीय स्वर्णिम कोर चरण के शिखर पर था, एक साधक था। वह इसे नहीं देख सका, लेकिन फाउंडेशन स्थापना चरण का एक छोटा साधक इसे देख सकता था। वेनरेन वेई की निगाहें उदास हो गईं, उनका दिल भ्रम से भर गया। तभी कमरे का माहौल अचानक बदल गया। वेनरेन वेई को कुछ ऐसा महसूस हुआ, मानो वहां कुछ बहुत क्रोधित, द्वेषपूर्ण था, जिसने आकाश को भर दिया था तथा बुरी क्यूई के झोंके उड़ा रहा था। फिर एक क्षण के लिए चक्कर आया। वह युवा मास्टर मो, जिसका उपनाम मो था, उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसकी अभिव्यक्ति धुंधली पड़ गई, और उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह युवा मास्टर यू को किसी दुष्ट क्यूई से बचाने के लिए खुद को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। वेनरेन वेई का दिल कांप उठा, और मोहुआ की ओर उसकी नजर सम्मान से। इतने छोटे बच्चे में आत्म बलिदान जैसा महान गुण होना सचमुच दुर्लभ था। अल्पविराम। और चेतना के सागर के भीतर मोहुआ ने अपनी आंखें खोली। दृश्य हमेशा की तरह था। अंधेरा पानी फैला हुआ था, विकृत राक्षस, उनके भयानक मुस्कुराते चेहरे, विचित्र और भयावह, नरक जैसे।
दानव राक्षसों ने मोहुआ के दिव्य विचार के अवतार को देखा, इतना युवा, इतना निर्दोष, और उन सभी ने लालची भाव दिखाए। उनकी नजर में मोहुआ सिर्फ एक भूख बढ़ाने वाला था। लेकिन जल्द ही मोहुआ ने उन्हें बता दिया, वास्तव में वह क्षुधावर्धक कौन था। मोहुआ ने एक ठंडी मुस्कान दी, उसकी उंगली ने एक रेखा खींची, एक हृदयहीन न्यायाधीश की तरह, उसके लोहे के ब्रश का एक स्ट्रोक, और उसने इन दानव राक्षसों के भाग्य का फैसला किया। एक भव्य संरचना प्रकट हुई। जमीन पर जटिल और आपस में गुथे हुए लाल रंग के संरचना पैटर्न लावा की तरह बह रहे थे। आसपास की चट्टानें और पत्थर एक पिंजरे में बदल गए। ये संरचना एक उग्र नरक में बदल गई, जिसने दानव राक्षसों के समूह को फंसा लिया, उन्हें जीवित जला दिया और उनका परिशोधन कर दिया। फिर मोहुआ ने अपना मुंह थोड़ा खोला और इन दानव राक्षसों को पूरा निगल लिया। उन्हें निगलने के बाद मोहुआ ने अपने होंठ चाटे, असंतुष्ट लग रहा था, और फिर थोड़ी देर के लिए इधर उधर टटोला। उसकी अभिव्यक्ति निराश थी। उसने फैलते हुए काले पानी और घनी राक्षसी कीवी को देखा और सोचा कि शायद अंदर भीड़सींग वाले प्रवर्तक या ऐसा ही कोई अन्य प्राणी हो सकता है। वह स्वर्णिम दिव्य विचार मज्जा का एक और घूंट पी सकता था। दुर्भाग्यवश वहां कोई नहीं था। केवल निम्न स्तर के दानव राक्षस ही उसका पेट भरने के लिए उपयुक्त थे। मुझे आश्चर्य है कि भीड़सींग वाला प्रवर्तक कब आएगा। मोहुआ ने अपना सिर हिलाया, चेतना के सागर से बाहर निकला और आंखें खोली। उसके चेहरे की परछाइयां गायब हो गईं, पीलापन दूर हो गया और उसके गाल गुलाबी हो गए। और उसकी आंखें और भी अधिक उत्साहपूर्ण थीं, दिव्य संवेदना की ऊर्जा से भरी हुई। वेनरेन वे, जो उस पर ध्यान दे रहे थे, चौंक गए और थोड़ा घबरा गए। वास्तव में क्या हुआ? वह मोहुआ को देख रहा था, और उसकी नजर में ये युवा मास्टर मो शुरू में पीला पड़ गया था, उसका माथा बुरी क्यूई से भर गया था। लेकिन कुछ ही देर बाद वह गर्म पानी में बर्फ की तरह गायब हो गया। वेनरेन वेई कुछ हद तक स्तब्ध थे। क्या ऐसा हो सकता है कि इस युवा मास्टर का शरीर सचमुच सभी बुराइयों से अछूता था और वह अपार सौभाग्यशाली था? जैसा कि युवती ने कहा, क्या वह युवा मास्टर यू का भाग्यशाली आकर्षण था? मोहुआ ने यूएर की ओर देखा, और ये देखकर कि वह अब डर नहीं रहा था और गहरी नींद सो रहा था, उसने अपने चारों ओर कंबल ओढ़ लिया, खड़ा हुआ और वेनरेन वेई के पास जाकर कहा, वेई अंकल, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं वापस जा रहा हूँ। वेनरेन वेई की आंखों में आश्चर्य छिपाना मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने गंभीरता से झुककर प्रणाम किया। युवा मास्टर मो, आपके प्रयासों के लिए धन्यवाद। मोहुआ के जाने के बाद वेनरेन वेई ने अचानक उसे पुकारा, और एक पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, युवा मास्टर मो, अगर कुछ भी करने की जरूरत है तो कृपया मुझे आदेश देने में संकोच न करें। मोहुआ कुछ आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसने वेनरेन वेई की सद्भावना को अस्वीकार नहीं किया और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, धन्यवाद अंकल वेई। अल्पविराम। अपने कमरे में वापस आकर मोहुआ ध्यान में बैठा रहा। चूंकि उसने जरूरत से ज्यादा खा लिया था, इसलिए उसे भोजन पचाने की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने एकाग्र मन से ध्यान किया, बुरे विचारों को दूर किया, और राक्षसी दिव्य विचार के तंतु धीरे धीरे उनके द्वारा अवशोषित और पूरी तरह से परिष्कृत हो गए। मोहुआ की दिव्य भावना में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। ये संभवतः फॉर्मेशन पैटर्न के साथ 1 महीने के प्रशिक्षण के बराबर था। यद्यपि वह अभी भी 17 पैटर्न से दूर था, दिव्य विचार में इस प्रकार का अप्रत्याशित आनंद काफी ठोस था। काश ऐसा भोजन हर दिन मिलता। मोहुआ सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। फिर उसने थोड़ा लालच महसूस करते हुए अपना सिर हिलाया। कभी कभार मिल जाने वाला भोज पर्याप्त था, ऐसा भोजन हर दिन नहीं किया जा सकता था। राक्षस वास्तव में चाइव्स नहीं थे। भले ही वे चाइव्स हों, लेकिन वे हर दिन नई फसल नहीं उगा सकते थे। मोहुआ ध्यान में बैठा रहा, शांतिपूर्वक साधना करता रहा, विचारों में एकाग्र रहा, लेकिन जैसे ही वह सोच रहा था, उसके मन में राक्षसों के प्रकट होने का दृश्य पुनः उभर आया। शून्य पैटर्न, कर्म जंजीरें, गाढ़ा काला पानी। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं और बुदबुदाया, मुझे आश्चर्य है कि इन राक्षसों को कौन आदेश देता है और उन्हें कर्मिक जंजीरों के माध्यम से यूएर की ओर कैसे भेजा जाता है। मोहुआ ने एक पल सोचा, फिर उसकी आंखें थोड़ी चमक उठी। यदि वह राक्षसों को नियंत्रित करने की विधि जानता होता, तो क्या वह कोई रास्ता खोज पाता, दूर से ही उन्हें नियंत्रित करके उनसे अधिक प्रदान करवाने के लिए। यहां तक कि इन राक्षसों को यूएर को और परेशान करने से रोकना भी। यूएर जैसा बच्चा लगातार डरा रहता है और सो नहीं पाता, ये बहुत दयनीय है। उन्हें मेरे पास आने का निर्देश दो।
मुझे सोने की जरूरत नहीं है और मैं हर समय उनके साथ खेल सकता हूँ। मो हुआ की मानसिक गणना उसके सिर में जोर से गूंज रही थी। उन्होंने यह बात चुपचाप लिख ली, ये सोचकर कि जब उनके पास समय होगा तो उन्हें कर्म मंत्र बिंदु को समझना होगा और फिर पता बदलने का कोई तरीका खोजना होगा। राक्षस और भूतिया जीव काफी खतरनाक थे, वह हमेशा पड़ोसियों को सामान नहीं लेने देता था। सीधे होम डिलीवरी, एक ही बार में सीधे उसके घर तक, ये कितना सुविधाजनक होगा। मो हुआ ने सिर हिलाया, उसे लगा कि उसका अनुरोध काफी उचित था। अल्पविराम। कुछ क्षण पहले ताइक्सु गेट के बैक हिल फॉरबिडन एरिया में कड़े पहरे वाले तलवार मकबरे के भीतर एक बूढ़ा आदमी जो मुरझाया हुआ और दुबला पतला था, जिसकी लंबी दाढ़ी जमीन को छू रही थी, उसने अपनी आंखें खोली। मानो अराजकता अभी अभी विभाजित हुई हो और ताइक्सु प्रसारित हो रहा हो। उसकी आंखों से एक तेज तलवार जैसी रोशनी फूट पड़ी जो एक अद्वितीय उपस्थिति से भरी हुई थी। ताइक्सु में कौन सी बुराई खुद को दिखाने की हिम्मत करती है। अपनी उंगली के एक झटके से उसने स्वर्गीय रहस्य के माध्यम से प्रभाव से कारण तक स्रोत का पता लगाने की कोशिश की और अपनी तलवार से दुष्ट आत्मा को काट डाला। लेकिन जैसे ही उसने पता लगाना शुरू किया, उसकी भौहें तन गईं। गया, गायब हुआ। क्या इसे किसी चीज ने खा लिया था? बूढ़ा आदमी कुछ आश्चर्यचकित हुआ। ताइक्सु गेट ने कब से एक दिव्य जानवर उठाया जो बुरी आत्माओं को खाता है। ताइजू तलवार मकबरे में एल्डर की नजर बदल गई। 10,000 साल पहले से स्वर्गीय रहस्य कलंकित हो गए हैं, आम लोगों के दिव्य विचार कमजोर हो गए हैं, अब कोई दिव्य पशु बचा नहीं है। वास्तव में क्या हुआ? उसके मन में असमंजस का कोहरा छा गया। बुजुर्ग का दिव्य विचार तलवार में परिवर्तित हो गया, जिससे बुराई के लुप्त होने की जड़ का पता चल गया। दिव्य विचार तलवार की तरह तुरंत कोहरे को भेदता हुआ दृश्य अचानक बदल गया। रक्तलाल दृश्य सामने आया। क्षितिज पर रक्त से लाल, मानो रक्त में लथपथ लाशों के पहाड़ के बीच जंजीरों से जकड़े लाशों का एक क्रूर और भव्य राजा धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था। वे आंखें अत्याचार, रक्तपिपासुता और विकृत ताओवादी अर्थ से भरी हुई। ताओवादी दानव। बुजुर्ग की निगाहें भयभीत हो गईं। एक क्षण में ठंडी हवा चलने लगी। अनगिनत चलती हुई लाशें और लोहे की लाशें ज्वार की तरह उसकी चेतना के सागर पर आक्रमण कर रही थीं और उसकी दिव्य इंद्रियों को बुरी तरह से कुतर रही थीं। बुजुर्ग व्यक्ति सदमे में रुक गया, फिर उसके दुबले चेहरे पर गर्व की झलक दिखाई दी। उनका दिव्य विचार हड्डियों को कंपा देने वाली तलवार की मंशा में बदल गया, जो एरी की अराजकता, ताइक्सु के प्रवाह और तलवार की गहन रोशनी के समान थी, जो एक पल में फट गई और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज का वध कर दिया। सभी चलती लाशें और लोहे की लाशें जो तलवार की रोशनी को छू गईं, धूल में मिल गईं, पूरी तरह से नष्ट हो गईं। तलवार की रोशनी से लाशों की लहर को नष्ट होते देख लाश राजा दहाड़ा, उसके चारों ओर की कर्म जंजीरें कांप उठीं। पलक झपकते ही वह स्पष्ट कर्मिक जंजीरों का पीछा करते हुए एल्डर के पास पहुंचा और अपना खूनी मुंह खोलकर एल्डर की बांह पर काट लिया। दृढ़ निश्चय के साथ बुजुर्ग का दिव्य विचार तलवार में बदल गया और नीचे की ओर वार करने लगा। तलवार ने लाश राजा पर वार किया, लेकिन ऐसा लगा जैसे ये खाली हवा में मारा गया हो। कर्मगत उलझनों से घिरा हुआ शव राजा किसी अन्य झूठे लोक में विद्यमान प्रतीत होता था। बुजुर्ग ने भौहें चढ़ाईं और अपनी तलवार फिर घुमाई। ये तलवार कर्म के नियमों पर लक्षित है। ताइजू तलवार का इरादा 9 स्वर्गों की आकाशगंगा की तरह विशाल और शक्तिशाली, एक ही वार ने कार्मिक जंजीरों को तोड़ दिया और लाश राजा के रक्त के समुद्र और ताओवादी दानव रूप को भी काट दिया। लाशों का पहाड़ और रक्त सागर एक क्षण में गायब हो गए। पीछे की पहाड़ी पर सन्नाटा था, तलवारों वाला मकबरा वीरान था तथा टूटी हुई तलवारें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। मानो कुछ हुआ ही न हो, लेकिन एल्डर को पता था कि उसकी दिव्य दृष्टि में वहां एक काटने का निशान था। चोट गंभीर नहीं थी, लेकिन रक्तपिपासु दुष्ट विचार का एक अंश उसकी चेतना के सागर में घुस गया था, उसके ताओवादी हृदय को नष्ट कर रहा था तथा मारने का एक भयावह इरादा पैदा कर रहा था। इस बीच एल्डर के निवास में एल्डर मास्टर जून अभी भी रात में फॉर्मेशन बुक्स का अध्ययन कर रहे थे। उनकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। हत्या का इरादा कांपता है, दिव्य विचार तलवार में बदल जाता है। बड़े मास्टर जून ने गंभीर भाव के साथ अपना हाथ बढ़ाया, शून्य से एक अंधेरी दरार खींची और उसमें कदम रखा तथा बैक हिल निश्चित क्षेत्र के तलवार मकबरे पर पुनः प्रकट हुए। विशाल तलवार मकबरे में कोई असामान्यता नहीं दिखी, केवल मध्य में स्थित एल्डर अपने ताओवादी हृदय में अस्थिर प्रतीत हो रहा था।
उसकी दिव्य भावना उमड़ रही थी तथा उसके मन में एक तलवार की मंशा थी जो भयावह मारक आभा से भरी हुई थी, जो छिपी हुई थी फिर भी डरावनी थी। लेकिन तलवार दाव की ऐसी हत्या की मंशा को साधारण साधक नहीं पहचान सकते थे। ताइक्सू पर्वत के सभी बुजुर्ग और शिष्य अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे, उन्हें इस बात का कोई पता नहीं था कि निश्चित क्षेत्र में क्या हुआ था। लेकिन एल्डर मास्टर जून को पता था। उसने तलवार मकबरे में बुजुर्ग की ओर देखा, उसकी आंखों में जटिल भावनाएं दिखाई दे रही थीं, और फिर उसने आह भरी, वरिष्ठ भाई, आपने फिर से अपनी तलवार खींच ली है। सफेद बालों वाले, दाढ़ी वाले बुजुर्ग का चेहरा पीला था, मानो किसी चीज को रोक रहा हो। उसके चेहरे पर तलवार क्यूई के निशान थे और मारने का इरादा घूम रहा था। काफी समय बाद वह अपने ताओवादी हृदय को स्थिर करने और अपनी गहन साधना से हत्या की मंशा को दबाने में सफल रहा, जिससे उसकी अभिव्यक्ति सामान्य हो गई, लेकिन उसकी दिव्य इंद्रिय अभी भी कर्म के, लाश विष के प्रदूषण से ग्रस्त थी। उसके चारों ओर रक्त लाल ताओवादी अर्थ के टुकड़े गुथे हुए थे। यह देखकर एल्डर मास्टर जून ने तेजी से सांस ली। यह क्या है? दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने बुजुर्ग मास्टर शुन की ओर देखा और कड़वी मुस्कान दी। अप्रत्याशित रूप से यह एक ताओवादी दानव निकला। बड़े मास्टर जून ने कठोर भाव से उत्तर दिया। वास्तव में क्या हुआ? दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। छोटी बुराइयों ने ताइक्सू पर आक्रमण किया। मेरा इरादा एक तलवार के वार से उनके कर्मों का कारण पता लगाने का था, लेकिन किसी तरह रहस्यमय तरीके से मैंने एक ताओवादी दानव को मार गिराया। यदि ये तथ्य न होता कि यह ताओवादी दानव निम्न स्तर पर था, केवल अर्ध चरण स्तर पर था और पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, अन्यथा मेरी अवशिष्ट दिव्य भावना और त्रुटिपूर्ण ताओवादी हृदय के साथ मैं पहले ही दूषित हो चुका होता, ताओवादी दानव की कठपुतली बन चुका होता, शरीर मानव, ताओवादी हृदय एक लाश। दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और उससे ठंड का एहसास हुआ। एल्डर मास्टर जून ने गौर से देखा, क्या कोई ताओवादी दानव की साधना करके ये सब कर रहा है? एल्डर ने एक क्षण के लिए सोचा, फिर अपना सिर हिलाया। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, ये किसी ताओवादी दानव की पूर्व नियोजित साधना जैसा नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है कि मैंने अनजाने में अपनी तलवार से कर्म के कारणों को काटते हुए किसी निश्चित चीज पर प्रहार किया, एक निषेध का उल्लंघन किया, जिससे यह विपत्ति आई। बड़े मास्टर झुन ने आश्चर्य से पूछा, कर्मिक ताओवादी दानव? दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने सिर हिलाया। यह अर्धचरणीय ताओवादी दानव लगता है पहले ही मर चुका है, लेकिन इसका आक्रोश अभी भी बना हुआ है, किसी चीज में बसा हुआ है। ताओवादी दानव पहले ही मर चुका है। एल्डर मास्टर जून की भौहें और भी सिकुड़ गईं। स्वर्गीय ताओ कानूनों के अधीन एक दुनिया में एक ताओवादी दानव इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? दुनिया में कौन इतना सक्षम है कि स्वर्गीय ताओ कानूनों को दरकिनार कर सके और एक ताओवादी दानव को मार सके? दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने अपनी आंखें बंद कर ली, गहरी सांस ली, फिर अपनी आंखें खोली। उनका चेहरा गंभीर था और उन्होंने धीरे से कहा, दुनिया में हर चीज में जीवन और मृत्यु है। ताओवादी दानव महान दाव का एक विकृत उत्पाद मात्र है, जो स्वर्गीय दाव कानूनों के तहत एक क्षेत्र में अजेय है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह अमर है। यह स्वाभाविक रूप से जीवित रह सकता है, यह मर भी सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तलवार मकबरे की रखवाली करते हुए, खुद को दुनिया से अलग करते हुए, मैं रहस्यमय तरीके से एक ताओवादी दानव द्वारा काट लिया जाऊंगा। दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने तारों रहित रात के आकाश की ओर देखा और आह भरी। वह व्यक्ति मर गया। बैक रूइंस हेवन बरियल का दिव्य भाग्य प्रकट हो गया। स्वर्गीय रहस्य चुपचाप बदल गया और अधिक से अधिक अथाह घटनाएं सामने आईं। बड़े मास्टर झुन ने भौहें चढ़ाईं। कियानिक्स्यू राज्य की सीमा में कुलीन परिवार समृद्ध थे और लंबे समय से शांति कायम थी। वास्तव में उसे ताओवादी दानव शब्द सुने हुए काफी समय हो गया था। अब इसे दोबारा सुनकर ऐसा लगा जैसे ये किसी और युग की बात हो। एल्डर मास्टर शुन ने अपनी उंगलियों से हिसाब लगाया और अचानक उनके दिल में कंपन महसूस हुआ। उन्होंने चुपचाप अपना हाथ नीचे किया और पूछा, ये किस प्रकार का ताओवादी दानव है? लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र के बीच एक लाश राजा। लाश राजा। एल्डर मास्टर झुन ने चुपचाप ध्यान दिया और फिर दाढ़ी वाले बुजुर्ग की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरी चिंता प्रकट हो रही थी। बड़े भाई, क्या आप ठीक हैं? बुजुर्ग ने कुछ बार खांसी की, उसकी आवाज भारी हो गई। कुछ दिनों के आराम के बाद सब ठीक हो जाएगा। हालांकि समय बदल गया है, लेकिन ताओवादी दानव का एक भी कारण और प्रभाव अभी भी मेरे दिव्य विचार को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये कहने के बाद वह कुछ और बार खांसा।
उसकी सांसें धीरे धीरे कमजोर होती गईं, मानो उसकी मूल चोट और भी गंभीर हो गई हो। बड़े मास्टर झुन को दया आ गई और उन्होंने आह भरी। बड़े भाई, ईश्वरीय विचार को तलवार में बदलना बंद करो। मैं अपनी सीमाएं जानता हूं। बड़ा भाई, दाढ़ी वाले बुजुर्ग की अभिव्यक्ति उदासीन थी। एल्डर मास्टर झुन ने आह भरी और गंभीरता से कहा, आप जो दिव्य विचार की तलवार की साधना करते हैं, मुझे से बेहतर जानते होंगे कि यद्यपि तलवार में दिव्य विचार सर्वोच्च तलवार का इरादा रखता है, जो मूर्त और अमूर्त दोनों प्राणियों को काटने में सक्षम है। सफलता तलवार की नीयत में निहित है, लेकिन असफलता भी तलवार की नीयत में निहित है। ये तलवार का इरादा कोई बाहरी तलवार हथियार नहीं है, बल्कि आपका अपना दिव्य विचार है। एक बार तलवार का इरादा जारी हो जाने पर ये या तो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है या खुद को नुकसान पहुंचाता है, और दूसरों को नुकसान पहुंचाते समय भी ये व्यक्ति के अपने दिव्य विचार को खत्म कर देता है। साधारण तलवार साधक अपने तलवार हथियारों से काटते हैं। अगर कोई तलवार हथियार क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसे ठीक किया जा सकता है, अगर वह टूट जाए तो उसे फिर से गढ़ा जा सकता है, अगर वह नष्ट हो जाए तो दूसरा बनाया जा सकता है। लेकिन दिव्य विचार अलग है। तलवार में दिव्य विचार के साथ यदि तलवार क्षतिग्रस्त हो जाती है तो आत्मा घायल हो जाती है, यदि तलवार टूट जाती है तो आत्मा स्थिर हो जाती है, यदि तलवार नष्ट कर देती है तो आत्मा मर जाती है। और यह सबसे बुरा हिस्सा भी नहीं है। सबसे भयानक बात यह है कि एल्डर मास्टर झुन ने दाढ़ी वाले बुजुर्ग की ओर देखा। जब दिव्य विचार तलवार में परिवर्तित हो जाता है तो तलवार का इरादा शरीर को छोड़ देता है, जिससे बुरी आत्माओं द्वारा दूषित होना बहुत आसान हो जाता है। एक बार दूषित होने पर ताओवादी हृदय अशुद्धता से प्रदूषित हो जाता है, जिससे महान ताओ का फिर कभी पीछा करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि एल्डर मास्टर झुन को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ और उन्होंने आगे बात जारी नहीं रखी। हालांकि दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने एक कड़वी मुस्कान दी और आत्महीनता से कहा, अंत में मेरी तरह हो जाओगे, न मानव न भूत, बस इस शरीर के खोल की रखवाली करोगे, इन खींची हुई सीमाओं में सीमित। बड़ा भाई, मुझे पता है। दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा, मुझे पता है, इस तलवार की तकनीक को अब और नहीं सीखा जा सकता। मैं इस तालजू तलवार कौशल को विकसित करने वाला अंतिम व्यक्ति हूँ। अब से ताइजू गेट के शिष्यों को दैवीय विचार से तलवार सत्यज्यू की साधना नहीं करनी चाहिए और न ही उन्हें इसके अस्तित्व के बारे में बताया जाना चाहिए। यह विरासत मेरे साथ ही खत्म हो जाएगी और इस ताइजू तलवार मकबरे में मेरे साथ नष्ट हो जाएगा। लेकिन मैं अभी मरा नहीं हूँ। दाढ़ी वाले बुजुर्ग के चेहरे पर उम्र बढ़ने के लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनकी आंखों से तेज रोशनी निकल रही थी। मैं अभी भी ताइजू तलवार कौशल का अनुयायी हूँ। वे दुष्ट आत्माएं जो मेरे ताइजू का उल्लंघन करती हैं, दिव्य विचार, कारण और प्रभाव और स्वर्गीय तंत्र से उत्पन्न होने वाले जानलेवा इरादे, मैं उन्हें अपनी तलवार से काट डाले बिना नहीं रह सकता। भले ही इससे मेरे दिव्य विचार क्षीण हो जाएं, भले ही मेरी आत्मा फीकी पड़ जाए और दाव लुप्त हो जाए। यह आखिरी काम भी है जो मैं कर सकता हूँ। एल्डर मास्टर झुन को प्रशंसा और दुख दोनों का एहसास हुआ और वे सांत्वना देने की कोशिश करते हुए आह भरने से खुद को नहीं रोक सके। कियानेक्स्यू राज्य में, जहां कुलीन परिवार प्रमुखता से खड़े हैं और संप्रदाय फल फूल रहे हैं, समृद्धि का दृश्य है। कुछ राक्षस तुच्छ और महत्वहीन 8 महान द्वारों का अपमान करने का साहस नहीं करते। बड़े भाई, आपको इसकी जरूरत नहीं है। दाढ़ी वाले बुजुर्ग का चेहरा ठंडा पड़ गया और वह हल्के से हंसे, क्या आप खुद भी ऐसा मानते हैं? बड़े मास्टर जून आश्चर्यचकित रह गए। दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने एल्डर मास्टर जून की ओर देखा और कहा, जूनियर भाई, आप एक फॉर्मेशन मास्टर हैं, निश्चित रूप से आप किसी से भी बेहतर समझते होंगे। हमारे ताइजू गेट में स्वर्गीय गुप्त गणना की कोई परंपरा नहीं है। मेरा ताइजू गेट हमेशा गणना पर नहीं बल्कि तलवारबाजी पर निर्भर रहा है। यदि स्वर्गीय राक्षस या बुरी आत्माएं आक्रमण करती हैं तो उन्हें दिव्य विचार द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा, कारण और प्रभाव को अलग कर दिया जाएगा, स्वर्गीय तंत्र के भीतर के खतरों को रोक दिया जाएगा। हम केवल मार सकते हैं। हम वास्तविक गणना तकनीक सीख या उसमें निपुण नहीं हो सकते, इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम देख ही नहीं सकते। बड़े मास्टर झुन चुप हो गए। वह अपने दिल में ये भी जानता था कि उसका बड़ा भाई सच बोल रहा था। स्वर्गीय गुप्त गणना संरचना गणना से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। उनके अपने अनुमान केवल संरचना गणना पर आधारित थे, न कि सच्चे स्वर्गीय गुप्त गणना पर। इस प्रकार वे केवल कारण और प्रभाव की कुछ झलक ही देख सकते थे, लेकिन स्रोत का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते थे।
दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने आगे कहा, चूंकि हम इसकी गणना नहीं कर सकते, केवल अपनी आंखों से देख सकते हैं, तो आप कैसे जान सकते हैं कि तथाकथित समृद्धि सत्य है? एल्डर मास्टर झुन ने भौहें चढ़ाईं, हमारा ताई जू संप्रदाय गणना में कुशल नहीं हो सकता है, लेकिन अन्य संप्रदाय। दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। पूरे कियानेक्स्यू राज्य की सीमा में चाहे संरचना गणना हो या स्वर्गीय तंत्र गणना, दोनों पहले से ही गिरावट में हैं। एक समय था जब कियानेक्स्यू राज्य संरचनाओं से समृद्ध था, साधकों के पास दृढ़तावादी हृदय थे, जो अपने हृदय में संसार को धारण करते थे। इस प्रकार स्वर्गीय तंत्र साधक अक्सर उभरते थे। पर अब गणनाएं अभी भी मौजूद हैं, लेकिन कुलीन परिवार और संप्रदाय केवल अपने हितों के लिए गणना करते हैं, लोगों के लिए नहीं, भाग्य के लिए नहीं। संप्रदायों और कुलीन परिवारों में सत्ता के पदों पर आसीन संप्रदाय के नेता और बुजुर्ग अपने स्वार्थों में लिप्त रहते हैं, स्वयं को मोटा करते हैं। ऐसे लोग न तो देख सकते हैं, न देखना चाहते हैं, या देखने से भी इनकार करते हैं। एक बार लालच उन्हें अंधा कर देता है तो स्वर्गीय दाव भी अस्पष्ट हो जाता है। एक बार जब स्वर्गीय दाव अस्पष्ट हो जाता है तो बाहरी स्वर्गीय दानव और बर्बर दुष्ट देवता अनिवार्य रूप से हलचल मचाएंगे, मानव हृदय को प्रजनन स्थल के रूप में लेंगे, फैलेंगे और बढ़ेंगे। दाढ़ी वाले बुजुर्ग की अभिव्यक्ति उदासीन थी। वे लोग केवल समृद्धि का दिखावा देख सकते हैं, रहती नींव नहीं। कभी भी स्वर्गीय रहस्य और कारण उन भयावह दुष्ट राक्षसों की साजिशों के तहत मानव हृदय के क्षय की कल्पना नहीं कर सकता था। जल्द या बाद में ये दुष्ट राक्षस ताइक्सू गेट के दाव को बाधित करेंगे। जब तक मैं जीवित हूं, मैं अभी भी उन्हें अपनी तलवार से मार सकता हूं, लेकिन अगर मैं मर जाऊं तो चाहे जो भी हो। दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने मृत्यु को गले लगाने जैसी उदासीनता प्रदर्शित की, फिर भी उसमें उदासी का भाव भी व्याप्त था। ये सुनकर एल्डर मास्टर झुन ने गहरी सांस छोड़ी। भाई, आप इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। कियानशुए राज्य की सीमा में अनगिनत मजबूत लोग हैं, कोई न कोई समाधान जरूर निकलेगा। आपको इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, सबसे जरूरी है कि आप आराम करें और स्वस्थ हों। दाढ़ी वाला बुजुर्ग चुप रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। एल्डर मास्टर झुन ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में चिंता स्पष्ट थी। ये अनदेखी चीजें ही हैं जो सबसे ज्यादा डरावनी होती हैं। उसने आह भरी, फिर मुड़कर चला गया। अनिश्चित समय के बाद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने धीरे से अपनी आंखें खोली, अपने पास एक टूटी हुई तलवार को सहलाते हुए, और धीरे से बुदबुदाया, मुझे माफ करें, मुझे आपसे अनुरोध करना होगा कि आप मेरे साथ रहें। इस तलवार कब्र में एक साथ मरने के लिए। प्राचीन टूटी हुई तलवार भी उतनी ही खामोश थी, चारों ओर मौत जैसी शांति थी। पूरा पिछला पहाड़ उजाड़ और खाली था। घोर अंधेरे तलवार मकबरे के भीतर वह बूढ़ा व्यक्ति जमीन पर मुरझाया हुआ बैठा था। उसके चारों ओर टूटी हुई तलवारें और आपस में गुंथी हुई प्राचीन जंजीरें थीं, मानो उसने तलवारों को एक संरचना के रूप में इस्तेमाल किया हो और खुद को ताइक्सू के निश्चित क्षेत्र में हमेशा के लिए कैद कर लिया हो और कभी भी बाहर नहीं निकल पाया हो। अल्पविराम। शिष्य के निवास में मामूली दिव्य राक्षस महुआ ने एक दानव राक्षस को खाया, उसे पचा लिया, फिर थोड़ी देर आराम किया। जब अगला दिन आया तो वह ऐसे कक्षा में गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। स्वर्गीय रहस्य अज्ञेय है, कारण छिपा हुआ है। वह अभी तक ये नहीं जानता था कि उसके संप्रदाय के एक कुलपति को उस शव राजा ने काट लिया था जिसे वह अपने शरीर में पाल रहा था। उन्होंने अपनी साधना जारी रखी और हमेशा की तरह कक्षाओं में भाग लिया। केवल अपने खाली समय में उन्होंने एक और कार्य जोड़ लिया था। मेरिट अंक अर्जित करने के लिए द्वितीय श्रेणी के फॉर्मेशन असाइनमेंट स्वीकार करें। एल्डर मास्टर जून ने अपनी अनुमतियों को संशोधित कर लिया था, और हालांकि अभी तक उनका मूल्यांकन नहीं हुआ था, कम से कम ताइक्सू गेट के भीतर और निश्चित रूप से ताइक्सू टोकन में उन्हें अब द्वितीय श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर माना जाता था। अपने अवकाश के दौरान उन्होंने पाप साधकों को पकड़ने का कार्य किया, जिससे उन्हें काफी मेरिट अंक प्राप्त हुए। लेकिन तुलनात्मक रूप से मेरिट अंक अर्जित करने के लिए द्वितीय श्रेणी की फॉर्मेशन तैयार करने की लागत प्रभावशीलता निश्चित रूप से अधिक थी। आखिरकार ब्रेक केवल 2 दिन का था, वो केवल एक ही कार्य कर सकता था, जबकि संप्रदाय में कक्षाओं में भाग लेने से उससे 8 दिन मिलते थे, और यदि उसके पास समय होता तो वह हर दिन कोई कार्य कर सकता था और संरचनाएं बना सकता था। इसके अलावा दोनों में कोई मतभेद नहीं था। वह अपने सामान्य समय में मेरिट पॉइंट अर्जित करने के लिए फॉर्मेशन तैयार करता था और अपने ब्रेक के दौरान वह आराम करने के लिए बाहर चला जाता था।
कुछ बुरे लोगों को पकड़कर प्रयोग जारी रख सकते थे और लोहे की प्लेट को परिष्कृत कर सकते थे तथा कुछ मंत्रों को जब्त कर सकते थे जिससे वह और भी अधिक योग्यता अंक अर्जित कर सकते थे। इस दो आयामी दृष्टिकोण ने अधिक से अधिक मेरिट अंक अर्जित करने में तेजी ला दी। अब उसे द्वितीय श्रेणी के गठन कार्यों के लिए सीनियर सिस्टम मुरोव को खोजने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मोहुआ अब उन्हें स्वयं ही स्वीकार कर सकता था। उन्होंने ताइक्सू टोकन पर ध्यान केंद्रित किया और लगातार कार्यों की खोज करते रहे। लेकिन जैसी कि उम्मीद थी, पूरी सुबह आवेदन करने के बाद भी कोई भी उसे काम सौंपने को तैयार नहीं था। ताइक्सू टोकन में शिष्य के नाम के नीचे एक रिकॉर्ड प्रविष्टि होगी और प्रविष्टि के साथ विवरण संलग्न होगा। अब मोहुआ के नाम के अंतर्गत एक नई प्रविष्टि जोड़ी गई है, द्वितीय श्रेणी जूनियर फॉर्मेशन मास्टर। इस प्रविष्टि के अंतर्गत कुछ विवरण होंगे कि मोहुआ ने कितने फॉर्मेशन तैयार किए थे, उन्होंने कितने कार्य लिए थे और उनके पूरा होने की गुणवत्ता कैसी थी। ये मेरिट पॉइंट्स का रिकॉर्ड था, यह अनुभव का प्रमाण भी था। लेकिन अब तक मोहुआ के नाम के तहत द्वितीय श्रेणी जूनियर फॉर्मेशन मास्टर प्रविष्टि पूरी तरह से खाली थी, क्योंकि अब तक उन्होंने ताइक्सू टोकन में किसी भी द्वितीय श्रेणी संरचना कार्य को स्वीकार नहीं किया था और एक भी द्वितीय श्रेणी संरचना नहीं बनाई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रविष्टि रिक्त थी। दूसरे शब्दों में कहें तो वह पूरी तरह से एक नवागंतुक थे। यही कारण है कि अन्य लोग आमतौर पर उनसे अपनी संरचनाएं बनाने के लिए नहीं कहते थे। मोहुआ के पास अपनी आवश्यकताओं को लगातार कम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। द्वितीय श्रेणी 13 पैटर्न से द्वितीय श्रेणी 12 पैटर्न तक और फिर द्वितीय श्रेणी 11 पैटर्न तक। हालांकि उनके अनुभव की कमी के कारण कोई भी उन्हें कार्य देने के लिए सहमत नहीं हुआ। मोहुआ ने इसे स्वीकार नहीं किया और वह हठपूर्वक आवेदन करने पर अड़ा रहा। अंततः लगभग 30 प्रयासों के बाद उन्हें अपना पहला कार्य सफलतापूर्वक प्राप्त हुआ। द्वितीय श्रेणी का 10 पैटर्न गठन, आतिशबाजी गठन। मोहुआ ने आभारी। द्वितीय श्रेणी के 10 पैटर्न वास्तव में बहुत निम्न स्तर के थे, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। सभी शुरुआतें कठिन होती हैं। आप पहला कदम उठाए बिना 1000 मील की दूरी तय नहीं कर सकते। यदि वह निम्न स्तर की संरचनाओं से शुरू नहीं करता, अनुभव जमा नहीं करता, तो अन्य लोग उसे उच्च स्तर की संरचनाएं बनाने का काम नहीं सौंपते। मोहुआ ने अपनी मानसिकता को समायोजित किया और ताइक्सू गेट के भीतर अपने पहले द्वितीय श्रेणी के गठन कार्य को पूरा करने के लिए शांतिपूर्वक तैयारी शुरू कर दी।